एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग अपने घर में बर्तन धो रहा होता है और लिंग्यू भी उसकी हेल्प करने लगती है। लेकिन फैंग उसे रोकते हुए कहता है, तुम हमारे गेस्ट हो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो मना करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प करके खुशी होगी। और उससे पूछ लेती है कि जिम में तुमने सुसे को मेंशन किया था, क्या तुम उसे जानते हो? वो कहता है, तुम्हारा क्वेश्चन सुनकर मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया हूँ। तभी वो कहती है, दरअसल बात ये है कि मेरे पेरेंट्स ये फैमिली के लिए काम किया करते थे। मेरे पेरेंट्स के डेथ के बाद ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसा दिए थे पेंशन के रूप में, बट कंपनी मेरे पेरेंट्स के एक्सीडेंट का कोई भी डिटेल बताने से मना कर दिया है। इसलिए मैं वहाँ जाकर एक्सीडेंट का आर्काइव देखना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ये सुनकर वो कहता है, ऑफ कोर्स मैं चलूंगा। और अपने मन में कहता है, ये सुनकर मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया हूँ, मुझे सुसे ये कोई एडवांस में बता देना चाहिए। इसलिए वो उसे कॉल करके पूछता है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? वो कहती है, मुझे कॉल करने के लिए तुम कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए हो। और पूछती है, क्या तुमने जापान में अच्छा टाइम बिताए? ये मुझसे कही कि तुम कुछ दिन पहले जापान गए थे, आखिर तुम वहाँ पर गए क्यों थे? नाइसेंग चोंगदाओ के लिए? और तुमने वहाँ पर कुछ गिल्टी भरा काम तो नहीं किया ना? वो चिल्लाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और उससे कहता है, मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गया था, लेकिन मैं किसी तरीके से वहाँ से बचकर निकला था। वो कहती है, तुम काफ़ी ज़्यादा नर्डी हो, अगर वो तुम्हें सीड्यूस भी करती तब भी तुम उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए सोचता है, क्या इसे पता चल गया? तभी वो पूछती है, तुम्हें मुझसे कैसे हेल्प चाहिए? वो चौंकते हुए पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुमसे कोई हेल्प मांगने के लिए कॉल कर रहा हूँ? ये कहती है, बिना किसी कारण के तुम मुझे कॉल करते ही नहीं, इसलिए अब सीधे पॉइंट पर आ जाओ। वो कहता है कि मेरी एक दोस्त है जिसका नाम लिंग्यू गू है। उसका नाम सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहीं पर फैंग कह रहा होता है कि उसके पेरेंट्स ये के लिए ही काम किया करते थे, बट 11 साल पहले वो लोग एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, इसलिए वो एक्सीडेंट का आर्काइव देखना चाहती है। इसमें क्या तुम कुछ हेल्प कर सकती हो? और उससे पूछता है, क्या तुम उसे जानती हो? वो सीधा मना करते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं उसे नहीं जानती हूँ। मैं आर्काइव रूम के वर्कर को प्रिपेयर करने के लिए बोल दूंगी, वैसे भी अभी मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। वहीं पर फैंग सोच रहा होता है, उसे क्या हो गया? जैसे ही मैंने लिंग्यू का नाम लिया, वो तुरंत ही अपना एटीट्यूड चेंज कर दी थी। तभी फैंग अचानक बहुत ही ज़्यादा नर्वस होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर लिंग्यू आकर कहती है, अब सोने का टाइम हो गया है, इसलिए ये मिल्क पी लो। फैंग वो लेते हुए कहता है कि मैंने सुसे से आर्काइव के बारे में बातें कर लिया है, हम लोग कल वहाँ पर जाएंगे। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसे हक कर लेती है, लेकिन जल्दी से पीछे हटकर कहती है, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। वो कहता है, कोई बात नहीं, और पीकर अपना टी शर्ट ऐसे ही कुर्सी पर फेंक कर सो जाता है। और सुबह में जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसका टी शर्ट काफ़ी अच्छे तरीके से रखा होता है। इसके बाद वो लोग ये के नए ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वो आर्काइव दिया जाता है जो वो लोग मांगे थे, और वो लोग उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से खातिरदारी कर रहे होते हैं। ये देखकर लिंग्यू थोड़ी सी शॉक्ड हो रही होती है, और फैंग सोच रहा होता है कि यहाँ के एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा नाइस है, इसलिए इनका कंपनी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है। वहीं पर वो सभी एम्प्लॉय ग्रुप चैट में बातें कर रहे होते हैं कि देखा तुमने, वही बंदा था जिसने पिछले साल मिस ये को बचाया था। वो काफ़ी ब्रेव है, इसलिए इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि क्यों मिस ए को उस पर क्रश है। एक कहती है कि मैं तो उसके सामने वो की थी। दूसरा कहता है, तुम लोग तो बेवकूफ़ हो, मैंने तो उन्हें हॉट ड्रिंक ऑफर किया था। एक कहता है, अगर वो मिस ये का हस्बैंड बन जाता है तो मैं ज़रूर प्रमोट कर दिया जाऊँगा। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर लिंग्यू फैंग को वेट करने के लिए बोलकर वॉशरूम चली जाती है, और फैंग बाहर में उसका इंतजार करने लगता है। और इंतजार करते करते काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है, इसलिए वो उसे कॉल करने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो आ जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा थकी हुई नज़र आ रही होती है। इसलिए फैंग पूछ लेता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा देर कैसे हो गया? वो कहने में हिचकिचा रही होती है। तभी फैंग को उसका मास्टर का बात याद आता है, जो बोले होते हैं कि कभी कभी कोई लड़की अपना प्रॉब्लम बताने में काफ़ी ज़्यादा शर्माएगी, तो उस केस में तुम्हें क्या करना चाहिए? फैंग बोला था, मैं उस झमेले में पड़ूंगा ही नहीं। उसके मास्टर बोले थे कि एक जेंटलमैन को ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसका प्रॉब्लम जानना पड़ेगा और उसका हेल्प करना चाहिए। ये सोचकर वो उसका हेल्प करने के बारे में सोचता है और उसका हेल्प करने की कोशिश करता है, बट कुछ ऐसा बोल देता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए वो कहती है कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वो घर जाकर बैठकर सोच रहा होता है कि मैंने उसके ऊपर अपना बैड इंप्रेशन छोड़ दिया। तभी वहाँ पर लान आकर कहती है, तुम रो क्यों रहे हो, और आज सुबह तुम कहाँ गए थे? वो बता देता है और उससे पूछता है कि मुझे आज डिनर के लिए क्या बनाना चाहिए। लान उस पर से लिंग्यू का हेयर निकालते हुए पूछती है, ये क्या है? वो घबराते हुए कहता है, ये उसका हेयर है। तभी वो डराते हुए उससे कहती है, आखिर तुमने उसके साथ क्या किया? वो कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जितना बताया वही किया। तभी लान वहाँ से जाते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी याद है कि जब लिंग्यू जा रही थी तब क्या हुआ था? वो कहता है, मुझे नहीं याद है। इसलिए वो अच्छी बात है बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद लिंग्यू उसे मिल्क देने जाती है। तभी वो उससे आज जो बोला होता है उसके लिए वो माफ़ी मांगने लगता है। वो कहती है, ज़्यादा माइंड मत करो, लेकिन फिर भी एक लड़की को ये बोलना काफ़ी ज़्यादा रूड है, इसलिए फैंग और भी ज़्यादा सॉरी बोलने लगता है। लेकिन तभी वो कहती है, लेकिन तुमने वो मेरे भले के लिए ही बोला था। और उससे पूछती है, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि उस दिन क्या हुआ था जब मैं जापान के लिए जा रही
थी। वो कहता है मुझे नहीं याद है और उससे कहता है कि लान भी मुझसे यही पूछी है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर उस दिन हुआ क्या था? वो कहती है बिल्कुल नहीं, तुम्हें वो खुद ही याद करना पड़ेगा और उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है और रात को उसके कमरे में आती है, जहाँ पर वो सबसे पहले उसका टी शर्ट अच्छे तरीके से रखती है और कहती है ये काफ़ी सरप्राइज की बात है कि तुम भूल चुके हो कि उस दिन क्या हुआ था। तुम तो सच में एक अनफेथफुल लवर हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें याद दिलाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये बोलकर वो उसी के साथ सो जाती है और सुबह को उठकर वहाँ से ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है। तभी फैंग उठकर दिन देखता है कि आज कौन सा दिन है, तो उसे पता चलता है कि आज सैटरडे है। इसलिए फैंग को वो वाली बात याद आती है जब वो मोया को लिंग्यू को ये ना बताने के लिए कहा होता है कि फैंग उसी स्कूल में पढ़ता है। मोया उसके लिए मान जाती है, लेकिन उसके बदले वो फैंग को उसका लैपटॉप ठीक करने के लिए कहती है और ये भी कही होती है कि अगर वो नहीं आता है तो वो लिंग्यू को सब कुछ बता देगी। इसलिए वो जल्दी से जाने लगता है। लिंग्यू पूछती है बट ब्रेकफास्ट का क्या हुआ? वो कहता है तुम लान के साथ शेयर कर लेना, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। तभी लान उससे कहती है कि वो चला गया, अब मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है। लिंग्यू कहती है तुम इतना ज़्यादा खड़ूस बनी रहती थी कि मुझे लगा था कि तुम मुझसे बात करोगे ही नहीं। वो कहती है मैं तुमसे बातें नहीं करना चाहती हूँ बट तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। लिंग्यू कहती है शायद ये अच्छा चांस है तुमसे बातें करने का, वैसे भी क्वेश्चन का आंसर करना भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही है। लान कहती है जितना उम्मीद था तुम उससे भी शांत हो, क्या ये किसी तरह का सिग्नल है कि तुम अपने प्लान को लेकर कॉन्फिडेंट हो? वो कहती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? लान चिल्लाते हुए उससे पूछती है आखिर तुम्हारा इरादा क्या है, तुम क्यों वापस हमारे साथ रहने आई हो? वो कहती है क्योंकि मैं अपने अंकल के सर पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। लान कहती है बहाना बनाना बंद करो, मैं अपने भाई की तरह टॉलरेंस नहीं हूँ, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है वापस आने का? वो बताना शुरू करती है कि मेरी एक हैप्पी लाइफ था जब मैं 10 साल पहले यहाँ पे रही थी, बट तुम्हारे और फैंग का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, जो कि वैसा मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं था, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा जलन होने लगी थी। लेकिन मैं खुद को ये बोलकर संभालती थी कि तुम लोग एक फैमिली हो, इसलिए मैं तुम लोगों का हिस्सा नहीं बन सकती हूँ। उस टाइम जब मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और यहाँ पर शेल्टर लिया था, तब अगर फैंग मुझ पर अटेंशन नहीं दिया होता तब मैं काफ़ी ज़्यादा होपलेस बन जाती, इसलिए मैंने उस जेलेसी को दबा कर रखा और तुम लोगों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बना के रखी। बट जब मैं जापान जा रही थी तब उसने मुझसे जो कहा था उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया था। अब उस दिन के बारे में बताया जाता है जब वो दोनों फैंग से पूछे होते हैं कि तुम किससे शादी करोगे। वो कहता है लिंग्यू से। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर रोने लगती है। ये देखकर लान उससे कहती है तुमने उसे क्यों चुना, मैं तो तुम्हारी फेवरेट हूँ ना। फैंग कहता है कि तुम मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर हो, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। प्रेजेंट टाइम में लान उससे पूछती है तो तुम यहाँ पर उसके लिए आई हो? वो कहती है हाँ, लेकिन अब चीज़ें बदल गई है, इसलिए अब सवाल पूछने की बारी मेरी है। ये बोलकर वो पूछती है कि तुम दोनों पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रहते थे, लेकिन अब तुम दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा टेंशन से भर गया है, बताना चाहोगे कि ये सब कैसे हुआ? ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने ही वाली होती है कि वो एक मर्डरर है, लेकिन वो नहीं कहती है और कहती है ये तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है, और जाते हुए उससे कहती है कि मैं बस तुम्हें ये याद दिला देती हूँ कि वो सिंपल है बट वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए तुम्हें उसका दिल जीतने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और लिंग्यू वहीं पर बैठकर सोच रही होती है कि कितना ज़्यादा फियर्स कंपटीशन है, आखिर कंपटीटर्स कौन कौन है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो मोया के घर जाता है और उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये वही तो है ना। तभी वो उसे अंदर बुलाती है जहाँ पर उसका पूरा कमरा मेसी होता है और फैंग अभी भी यही सोच रहा होता है कि ये मोया ही तो है ना। तभी वो उसी से अपना पूरा कमरा साफ करवाती है और साफ करने के बाद वो सोच रहा होता है कि ये किसी लड़की के रूम के जैसा नहीं लग रहा है, यहाँ पर सिर्फ टीनेज गर्ल्स का मॉडल का ही पिक्चर्स है, एक भी मेल का नहीं है। और उससे पूछता है क्या तुम अकेले रहती हो? अकेले रहने में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा आज़ादी तो मिलती ही है, लेकिन साथ में तुम्हें सभी काम खुद ही करना पड़ता है। तभी वो उसे अपना लैपटॉप निकाल कर देती है। ये देखकर वो कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशन्ड है। वो पूछती है तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? फैंग कहता है कि ये आउटडेटेड हो गया है, तुम्हें एक नया खरीद लेना चाहिए। वो कहती है कि नहीं, ये काम करे चाहे ना करे, बट इसमें मेरा कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स है जो मुझे चाहिए। फैंग पूछता है कैसा फाइल? वो बताती है एक नोवेल के बारे में फाइल्स है, मुझे एक इंटरेस्टिंग नोवेल से इंस्पिरेशन मिला है, इसलिए मैं भी लिखना चाहती हूँ। फैंग कहता तो ये सब तो फाइल से रिलेटेड है ही नहीं, और सोच रहा होता है कि इस लड़की को लड़कों के लिए बनाए गए चीज़ों में प्लेजर मिलता है। वहीं पर वो कह रही होती है कि ऐसा कहा जाता है कि ये नोवेल ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, विश्वास करो या ना करो बट ये एक ट्रू स्टोरी है। तभी फैंग कहता है अगर ये ट्रू स्टोरी होता भी है तो जरूर वो लड़का कोई सुपर प्ले बॉय होगा जिसको कोई भी पसंद नहीं करता होगा। तभी वो कहने लगती है मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहती हूँ, बट तुम जल्दी से मेरा लैपटॉप फिक्स कर दो। इसलिए फैंग उसे फिक्स करने लगता है और वो उससे पूछती है कि तुम उसे बता क्यों नहीं देते हो कि तुम भी हमारे ही स्कूल में पढ़ते हो? वो कहता है क्योंकि मैं उस पर अच्छा इंप्रेशन बनाए रखना चाहता हूँ। तभी वो उसे मारते हुए कहने लगती है कि आखिर तुम्हारा ये सब करने का पर्पस क्या है? वो कहता है कुछ नहीं, मैं बस उसके लिए रिलायबल पर्सन बने रहना चाहता हूँ। कोई हेल्दी ग्रो हो सकता है या फिर सकती है जब उसके पास कोई रिलायबल पर्सन हो। ज़्यादातर लोगों के लिए वो लोग अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं, लेकिन वो तो अपने पेरेंट्स को भी खो चुकी है, इसलिए सिर्फ
सिर्फ मैं ही उसका आखिरी ऑप्शन बचता हूँ, इसलिए मुझे एक अच्छा इमेज मेंटेन करके रखना है। तभी वो कहने लगती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम एक लो EQ के साथ एक स्ट्रेट लड़की हो, लेकिन अब तुम मुझे दिखा रहे हो कि तुम्हारा EQ हाई है। पहले क्या तुम सिर्फ दिखावा कर रहे थे कि तुम्हारा EQ लो है, या तुम अभी दिखावा कर रहे हो, या तुम सच में डम हो? एक्चुअली में तुम सब कुछ जानते हो। तभी फैंग कहने लगता है कि मैं हार गया, मुझे लगा था कि मैं एक्टिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ। वो कहती है या तो तुम एक्टिंग में बहुत ही बेकार हो, या तो तुम जीनियस हो। तभी वो जल्दी से चेंज करके उसका EQ टेस्ट करने लगती है और फैंग भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।